वेलकम टू क्राइम स्टोरी, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं जहाँ पर माँ बाप औलाद पर तशद्दुद करते हैं, कहीं पर औलाद माँ बाप पर तशद्दुद करती है। इसी किस्म का एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसमें एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। और आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, या ऐसी क्या किसी मुश्किल में वो फंस गया था कि उसने अपने बाप को ही मार दिया। इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो जानते हैं। फ़ाहद भट्टी मेरे साथ मौजूद है, समाज टीवी के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फ़ाहद, क्या वाक़या पेश आया कि बेटा इस हद तक चला गया कि उसने अपने बाप को मार दिया? ये वाक़या पेश आया था गुज़िश्ता माह जुलाई 25 जुलाई को। ये एक वाक़या हुआ था। लाहौर का एक इलाका है काना, वहाँ पे एक कॉल चलती है 15 की के डकैती मुज़ाहमत पे एक शहरी को कत्ल कर दिया गया है जिसका नाम नदीम है। रिंग रोड पे ये वाक़या पेश आया। खैर, वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनकी डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल की गई। मुकदमा दर्ज हुआ। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कड़ियाँ मिली मकतूल के बेटे के साथ, जो उस वक्त उस गाड़ी में मौजूद था। बेसिकली नदीम साहब और उनका बेटा शहजाद, ये दोनों बैंक से वापस आ रहे थे, अपने घर पे जा रहे थे। और रिंग रोड पे जो पुलिस को इतला मिली थी इनिशियल 15 की कॉल पे, पुलिस को ये इतला मिली थी कि रिंग रोड पे ये वाक़या हुआ है, डाकुओं ने वारदात करने की कोशिश की है और फायरिंग कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से शहरी नदीम मौके पे डेड हो गए हैं और डाकू फरार हो गए हैं। उस गाड़ी में उनका बेटा शहजाद भी मौजूद था। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो शहजाद को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। शहजाद के बयान कभी कुछ थे, कभी कुछ थे, कभी कुछ थे। बयान में उसके तजाद था। जब इंटरोगेशन हुआ, 2-4 दिन गुजरे तो शहजाद ने ये चीज़ मान ली कि उसी ने अपने बाप का कत्ल किया है। उसकी वजह यह थी कि शहजाद ने अपने वालिद से 28 लाख रुपए लिए थे। अच्छा। कारोबार करने के लिए, लेकिन वो कोई भी कारोबार नहीं कर सका। उसने वो पैसे दिए अपने दोस्त सफदर को और सफदर ने उन 28 लाख को इन्वेस्ट किया ऑनलाइन किसी जगह पे। वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इन दोनों ने मिलकर जुआ खेला था और वो जुए में पैसे 28 लाख रुपए हार गए। जब शहजाद के वालिद नदीम ने तकाजा किया कि बेटा जो आपने पैसे मेरे से लिए थे उसका क्या कारोबार कर रहे हैं आप, अगर कारोबार शुरू कर दिया है तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दें। 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना गुजर गया, लेकिन शहजाद इसी तरह पैसों के बारे में कुछ नहीं बता पाया। कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे। जब वालिद बार बार तकाजा करने लगा पैसों का तो शहजाद ने इस चीज़ का जिक्र किया अपने दोस्त सफदर के साथ। सफदर के थ्रू उन्होंने जुआ खेला था दोनों ने मिलके। सफदर ने यह कहा कि आप अपने वालिद को कत्ल कर दें। सफदर ने बकायदा एक पिस्टल दिया शहजाद को और प्लानिंग की पूरी कि आप लोग इस तरीके से रिंग रोड पे जब जाएंगे तो मौका देख के आपने अपने वालिद को कत्ल कर देना है। खैर, यही उम्र हुआ। कितनी थी इन दोनों की? शहजाद की उम्र है तकरीबन 28-30 साल और सफदर की भी तकरीबन इतनी ही उम्र है। उम्र के इस हिस्से में एक बेटा किसी दोस्त के कहने में इतना आ गया कि उसने जान लेने को कुछ समझा ही नहीं, वो भी अपने सगे बाप। ये तो फिर 28-30 साल है। पिछले दिनों एक केस हुआ है, शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा, डॉक्टर शाहिद सदीक का मर्डर। उनके बेटे की उम्र इससे भी कम है और उसने कितनी बड़ी प्लानिंग की अपने बाप को कत्ल करने के लिए। ये तो फिर 28-30 साल उम्र है शहजाद की जिसने अपने वालिद को कत्ल किया है। कयूम तो इससे भी छोटा था। कयूम तो इससे भी छोटा है। उसने अपने वालिद को किस तरीके से कत्ल करवाया, बाकायदा पूरी प्लानिंग की, अपने दोस्त को साथ मिलाया, फिर दोस्त का वालिद साथ मिला और पूरी एक प्लानिंग के साथ उनको कत्ल किया गया। ये बेसिकली ये जो शहजाद है इसने अपने वालिद को कत्ल करने की प्लानिंग की थी सारी सफदर के साथ और सफदर ने ही इसको बोला था कि आप इस तरीके से अपने वालिद को कत्ल करोगे। पिस्टल भी दी। क्या नशा भी करते थे ये दोनों? नशे के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया पुलिस की तरफ से, क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन है वो दोनों। अभी तो एक ही पकड़ा गया है शहजाद, सफदर को तो अभी नहीं पुलिस पकड़ सकी। ये बेसिकली प्लानिंग सफदर ने इस तरीके से की थी कि शहजाद और उसके वालिद नदीम एक बैंक से निकलते हैं। ये बैंक गए थे दोनों बाप बेटा, बैंक से निकले और इनकी रिहाइश भी काना वाली साइड पे ही है। ये रिंग रोड पे जा रहे थे तो पिस्टल शहजाद के पास था जो सफदर ने उसे दिया हुआ था। शहजाद ने अपने वालिद को कत्ल किया और ड्रामा ये रचाया कि मेरे वालिद को डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायर मार दिया है और उनकी हालत अनकॉन्शियस है, तो आप फौरी आ जाए। 15 पे कॉल चली, पुलिस मौके पे पहुंची, देखा तो नदीम साहब डेड हो चुके थे। खैर, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस को पहले ही दिन 15 की
जो कॉल चली थी उस पे जो रिस्पॉन्ड किया था पुलिस ने, तभी पुलिस को शक हो गया था कि इसके अंदर कोई डकैती नहीं हुई, इस वारदात में ये कुछ और चीज़ है। खैर, शक कहाँ से गुजरा पुलिस को कि जब कोई फायर होता है तो बुलेट की एम्प्टी जो है वो पीछे की तरफ जाती है। तो बुलेट की एम्प्टी जो है वो गाड़ी के अंदर ही पड़ी हुई थी। पुलिस को इस चीज़ से शक हुआ कि अगर डाकू आए हैं तो डाकू जाहिर बात है मोटरसाइकिल पे होंगे, रिंग रोड पे मोटरसाइकिल नहीं आती तो गाड़ी पे होंगे। गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाकायदा अंदर बैठ के तो वारदात नहीं होती। वारदात के अंदर तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप गाड़ी में बैठे निगोशिएशन करें या फिर उनसे बातचीत करें। वो तो बस अफरा तफरी का एक माहौल होता है। जब वारदात हो रही होती है फौरी वो पैसे लेते हैं और निकल जाते हैं, जानलेवा धमकियां दी। तो खैर, गोली चली थी गाड़ी के अंदर से, ये पुलिस को यकीन हो गया था पहले ही दिन। लेकिन जब पुलिस ने खैर चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फौरी तौर पे तो उनके बेटे को नहीं ये चीज़ पूछ सकते। जारी बात है कि उसका बाप मरा है, ये चीज़ हर किसी के माइंड में आती है। लेकिन जब पुलिस ने उसको इंटरोगेट किया, 3-4 दिन उसको अपने पास रखा, तो खैर वो ये चीज़ मान गया कि उसने ही अपने वालिद का कत्ल किया है और सिर्फ अपने दोस्त के कहने पे किया है। सफदर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस ने तकरीबन 20-25 दिनों की तफ्तीश के बाद ये उससे मनवाया कि उसी ने उसका कत्ल किया है अपने वालिद का। और सफदर के बारे में पूछा तो अभी तक सफदर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। अभी पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन सफदर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बिल्कुल सही। बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी कि कहते हैं कि नशा और हराम की कमाई दोनों ही मना किए गए हैं सख्ती से, और दोनों का नुकसान सबसे पहले ये होता है कि आपसे आपके अपने छिन जाते हैं। आप अपने अपनों के साथ जो है वो ऐसी ज़्यादतियाँ करने लग जाते हैं कि आपको एक वक्त आता है कि आपको एहसास होता है, शायद आप एहसास से भी महरूम हो जाते हैं। नशा हो या हराम की कमाई हो, सूद हो, रिश्वत हो, जुआ हो, आपको इस हद तक पहुँचा देता है कि इवेंचुअली आप अपनों के दुश्मन हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फहद फॉर शेयरिंग द स्टोरी। एंड मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहूँगी, मैं वालिदैन को ये तो नहीं कह सकती कि अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट मत दें, लेकिन मैं उन बच्चों को ये ज़रूर कहूँगी कि होश के नाखून लें और अक्लमंदी से काम लें, ना तो अपने वालिदैन की कमाई को ज़ाया करें और ना उनकी ज़िंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।